और चलिए अब बात करेंगे अंजू की, जो कि पाकिस्तान से तो लौट आई है, लेकिन पाकिस्तान से अंजू बनकर नहीं, फातिमा बनकर लौटी है। और लौटने के बाद किस तरीके से वो गायब हो गई थी, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि अंजू कहाँ गई है। अब अंजू जब सामने आई है, कह रहे हैं पाकिस्तान वो जाएगी नहीं जाएगी, भारत में ही रहेगी, अगला कदम क्या होगा, ये तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं। जी हाँ, जब स्टार्टिंग में अंजू जैसे ही भारत पहुंची थी तो एयरपोर्ट पे जब सवाल पूछे जा रहे थे, उनसे रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि आप कहाँ आई हैं, कहाँ रुकेंगी, क्या प्लान है आपका, उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन टाइम्स नाउ और भारत से बातचीत में अंजू ने अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया है कि वो आगे क्या करना चाहती है, उनके मन में क्या चल रहा है। और साथ ही अंजू ने एक और बड़ी बात कही है, वहाँ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को लोग किस तरीके से देखते हैं, सुनिए। पाकिस्तान से फातिमा बनकर अंजू हिंदुस्तान तो लौट आई है, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे वो क्या करेगी। क्या वो वापस पाकिस्तान जाएगी या फिर यहीं बसने का प्लान है, या फिर बच्चे और नसरुल्लाह को लेकर अंजू के मन में कहीं और सेटल होने का प्लान है। अंजू के दिल में क्या है, आप भी जान लीजिए। अच्छा तो ऐसी है कि देखो, सबसे बेस्ट जो होगा, पहले तो अभी यहाँ बच्चों का है और बच्चे समझदार हैं, उनसे डिस्कस करूंगी, फिर हम उनको बुलाएंगे पाकिस्तान से, यहाँ पहले बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। नहीं तो वैसे मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, दुबई रहूँ। अंजू की ख्वाहिश नसरुल्लाह के साथ दुबई शिफ्ट होने की है। वहीं जब अंजू से पूछा गया कि पाकिस्तानी अवाम पीएम मोदी के बारे में क्या सोचती है, तो सुनिए अंजू ने इस पर क्या कहा। बारे में यही बोलते थे कि मतलब अच्छा लीडर है और देश को चला रहा है, ऐसे ही लीडर हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये भी पाकिस्तान भी बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरीके से बात करते थे कि, और ये भी कहते थे कि मतलब मतलब यही कि अच्छा हम मानते हैं कि मतलब वो आगे है हमसे, इंडिया मानते हैं इस बात को वहाँ के लोग। अंजू की बातों से साफ है कि वो नसरुल्लाह के साथ तो रहना चाहती है, लेकिन वो पाकिस्तान जाने से कतरा रही है। कभी कौन सा सीजन देखा? ये अभी वाला, ये देखिए सीजन में मैं ना कंफ्यूज हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल जो क्लिप्स आती है ना वो देखे थे, लेकिन बिग बॉस शुक्ला वाला सीजन देखा था, वो देखा था, लेकिन बिग बॉस क्यों अभी बिग बॉस का इसलिए क्योंकि आसिम रियाज के काफी ज्यादा फैंस हैं, हिमांशी खुराना की भी काफी ज्यादा फैंस हैं और उनके फैंस काफी खुश होते थे। लेकिन आसिम रियाज और हिमांशी को एक साथ देख करके, लेकिन अब दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन खबर ये मिली कि ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप? अच्छा ये देखिए, ये दीपिका ही बता रही है, मैं जानती तो जरूर हूँ लेकिन इंटरेस्टेड उतनी नहीं रहती हूँ। ब्रेकअप की खबर जो मिली है वो कंफर्म किसने किया? हिमांशी ने कंफर्म किया है, पोस्ट शेयर किया था। मैंने बोला ना देख लेती हूँ कभी कभी पोस्ट, तो पोस्ट शेयर किया था। मैं भी शौक थी कि ये हुआ क्या, सब तो कुछ और ही इंतजार कर रहे थे, कुछ और हो गया। क्या से क्या हो गया देखिए जरा इस रिपोर्ट। वजह क्या रही ब्रेकअप की, इस रिपोर्ट में जानिए। बिग बॉस 13 से शुरू हुई हिमांशा खुराना और आसिम रियाज की लव स्टोरी शादी के बंधन में बंधी, लेकिन महज कुछ सालों में ही अब इनकी राहें जुदा हो गई। दोनों कपल अब अलग हो गए हैं, दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, दोनों ने शादी के रिश्ते को अब तोड़ दिया है। पहले ये खबर फैंस को अफवाह लगी, लेकिन शादी के तोड़ने की खबर हिमांशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसे कंफर्म किया है। हिमांशी ने ब्रेक की बड़ी वजह धर्म को बताया है। हिमांशी खुराना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाँ, मैं और असीम अब साथ नहीं हैं। हमने जो भी समय एक साथ बिताया है वो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अपने अपने धर्म का सम्मान करते हुए अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताओं की वजह से अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कीजिए। और पंजाब सरकार की बात करें तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को ऐसा नोटिस भेजा है, ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके बाद वहां पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। जी हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा क्या आदेश जारी कर दिया गया है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। सियासत क्यों तेज है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आप रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से निकले एक ऑर्डर ने पंजाब में सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ऐसा अटपटा ऑर्डर जारी किया है जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर कहा कि वो 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को हर शुक्रवार सुबह 9 से 10 बजे तक अपने आसपास के इलाकों में डोर टू डोर जाकर डेंगू का लार्वा चेक करना है। इस आदेश पर भगवान मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। विपक्ष ने इसे बच्चों के हेल्थ के साथ और पढ़ाई को नुकसान पहुंचाने वाला आदेश करार दिया।
देखो, मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये जो इनका जो मॉडल है हेल्थ का, जो दिल्ली में इन्होंने ट्रायल किया और पंजाब में बड़ी उत्सुकता से लागू किया था, उसकी तो बिल्कुल ही फूक निकलती नजर आ रही है। हैरानगी की बात है कि इन्होंने जो बच्चे जो 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक, उनका तो एंटी डेंगू कैंपेन के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता पंजाब में तो। और मेरा ख्याल है कि बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सोच का दिवाला निकला हुआ है। तो पहले तो कहते हम मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बना रहे हैं मोहल्ले में, तो अब वो जो है कि भी बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है। जब मोहल्ला क्लिनिक है तो वहाँ से जो है पैरामेट्रिक मेडिकल स्टाफ जो वो जा सकता है। तो अगर जो उनकी जो स्कीम है, तो इस तरह से मैं तो कहूँगा कि उनकी सोच का दिवाला निकल गया आम आदमी पार्टी की। स्कूली बच्चों से डेंगू के लार्वा चेक कराने के आदेश पर पंजाब सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने मांग की है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और जैसे देखिए दीपिका, आप इस मुझे लग रहा है स्टीमर राइड की प्लानिंग कर रही हैं। हाँ? ऐसे कुछ लोग जो है विंटर समर वेकेशन में घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग मुंबई भी आते हैं, इस जुहू चौपाटी पर भी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में विंटर वेकेशन की बात करें, देश की राजधानी, देखिए विंटर वेकेशन में किस तरीके से कटौती कर दी गई है। बिल्कुल, और सभी पेरेंट्स के मन में यही सवाल उठ रहा है कि पहले कितनी छुट्टियां हुआ करती ताकि माँ बाप भी कुछ बेचारे प्लान कर ले, लेकिन अब छुट्टियां कितनी कम कर दी गई हैं। इसके पीछे की वजह आप लोग भी जानना चाहते होंगे, तो देखिए इस रिपोर्ट को और जानिए छुट्टी कम करने के पीछे का कारण क्या है। दिसंबर महीने का एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कड़ाके की ठंड का दिल्ली में दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने राजधानी में 1 से 6 जनवरी 2024 तक स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान किया है। दिल्ली के स्कूलों में आमतौर पर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक होती हैं। वहीं बड़ी क्लास के बच्चों का विंटर वेकेशन 1 से 15 जनवरी तक रहता है, लेकिन इस बार विंटर वेकेशन 1 से 6 जनवरी तक ही रहेगा। दरअसल दिल्ली नवंबर के महीने में प्रदूषण की मार झेल रही थी। स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 नवंबर से 19 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया था। यही वजह है कि अब जनवरी के महीने में सर्दियों की छुट्टियों में कटौती की गई है, ताकि बच्चों का सिलेबस प्रभावित न हो और पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। और चलिए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो आपको बता दें, दक्षिणी गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। तो कल भी हमने बताया था कि इजराइल किस तरीके से जो हमास के अड्डे हैं उनसे मिसाइल गिरा करके तबाह कर रहा है। अब एक और खबर मिल रही है, एयर स्ट्राइक में हमास के अड्डे और आतंकी ढेर हो चुके हैं। IDF के हत्थे हमास के हथियारों का जखीरा भी लग चुका है। हमास ने स्कूल के अंदर छिपाए हुए थे ये हथियार, जिसको इजराइल की सेना ने ढूंढ निकाला है। हमास के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों को जरा देखिए। ये ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जो जारी की गई हैं। इजरायली सेना ने हमास के आतंकी ठिकानों को आसमान से किस तरीके से घेरा, आतंकियों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे आतंकी इधर उधर आपको भागते हुए भी दिख जाएंगे। तभी इजरायली विमान आसमान से बम बरसा देता है और पूरे आतंकी अड्डे को आतंकियों समेत नस्तेनाबूद कर देता है। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूरे आतंकी अड्डे की। आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से पूरे आतंकी अड्डे को तबाह किया जा रहा है, चाहे वो हमास का आतंकी ठिकाना हो या फिर मिलिट्री कमांडर सेंटर। बम वर्षा में सभी तबाह हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी गाजा पट्टी की, जहां पर मौजूद एक स्कूल में से सामने आई। इजरायली सैनिकों ने ऑन ग्राउंड ऑपरेशन चला करके हथियार का जखीरा बरामद कर लिया और ये तस्वीरें इस बात से पर्दा उठा रही हैं, हमास के आतंकी अपने नापाक इरादों और मंसूबों के लिए गाजा के आम लोग और उनके घर इमारतों का इस्तेमाल करते हैं।
और इस बीच जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें, यहाँ आतंकी मॉड्यूल का जो है वो खुलासा किया गया है। लगातार हमारे सेना के जवान जो है वो यहाँ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और ये आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ दरअसल जम्मू कश्मीर में हुआ है। राजौरी के बुद्धल क्षेत्र से 2 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पीर पंजाल के जंगल में दरअसल इन्होंने हथियार छिपाकर रखे थे। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ। राजौरी के बुद्धल क्षेत्र से 2 आतंकी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद भी सेना ने बरामद कर लिया। तो भले ही हम मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन खबरें हर एक राज्य की होगी। आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर 50 घर एक साथ मलबे में तब्दील हो गए। बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दरअसल कुकरेल नदी के आसपास बताए जा रहे हैं जो अवैध कब्जा था उसकी सफाई की गई है और यही वजह है कि 50 मकान बताए जा रहे हैं जो अवैध कब्जा किए गए थे उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें लखनऊ के भीकमपुर की हैं। यहाँ एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहा है बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच दहशत है क्योंकि बुलडोजर अपने काम में लगा है। इस बार बुलडोजर के निशाने पर भीकमपुर के 50 से ज्यादा घर हैं, जिसे अवैध होने की वजह से पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम मिलकर इस अवैध घरों पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि ये कुकरेल रिवर फ्रंट पर अवैध कब्जे की सफाई हो रही है। इस काम को करने के लिए मंगलवार को दल बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन तब प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच खूब नोकझोंक भी हुई थी। और साल 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। आज वो सीएम पद की शपथ भी लेंगे। 64 सीटें जीतकर यहाँ पर कांग्रेस ने किस तरीके से बहुमत तो हासिल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है वो बनाए जा रहे हैं। राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तेलंगाना से ही कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर रही है। अब आज शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा ये तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी आज तेलंगाना के अगले सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस को पहली जीत दिलाने वाले फायर ब्रांड नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी हैदराबाद के विशाल लाल बहादुर स्टेडियम में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और व्यक्तिगत रूप से शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का डीके शिव कुमार कहा जाता है। रेड्डी ने तेलंगाना के कोडंगल सीट से जीत दर्ज की है। रेवंत रेड्डी ने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी के स्टूडेंट विंग ABVP से की थी। 2007 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आंध्र प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य भी चुने गए। बाद में वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में उन्होंने TDP के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2017 में TDP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 में पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और मल्काजगिरी सीट से संसद पहुंचे। जून 2021 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना की कमान सौंपी। रेवंत कैश फॉर वोट मामले में जेल में भी रहे। उन पर LLC चुनाव में पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा। पार्टी में एक खेमा रेवंत रेड्डी से नाराज चल रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। देखिए यहाँ रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में वो भी हमने आपको बताया। लेकिन राजनीति जगत से जुड़ी और खबरें बता देते हैं। काफी सारी खबरें, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा और ऐसी कई बड़ी खबरें हैं राजनीति जगत से जुड़ी हुई। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की आज संसदीय दल की बैठक है। बैठक में पार्टी सांसदों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में बैठक होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन सीएम का पेच अब तक फंसा है। पार्टी की टॉप लीडरशिप के बीच बैठकों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 राज्यों में नए चेहरों को कमान दी जाएगी। तेलंगाना
तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल हिमाचल और कर्नाटक के सीएम भी शपथ में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक नेताजी अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की। इसी के साथ उन्होंने मुंह काला कराने का भी वादा किया था। विधायक का दावा पूरा नहीं हुआ तो वो अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। तो चुनाव के बाद जो नेता और विधायक होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं और प्रचार करते हैं। अब बारी आती है जब रिजल्ट आ जाते हैं उन दावों को, उन वादों को पूरा करने का। ऐसा एक वादा मध्य प्रदेश के विधायक फूल सिंह बरैया का भी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के भांडेर सीट से जीतने वाले हैं कांग्रेस के ये विधायक फूल सिंह बरैया। उनका एक वादा था और उनका ये वादा जो है उनके एक समर्थक ने पूरा किया। और उन्होंने वादा क्या किया था, समर्थक ने ये वादा क्यों पूरा किया, ये खबर जानने के लिए ये रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। देखिए जरा। लेकिन उनको सुनो सुनो सुनो, मेहरबान, कदरदान, होशियार विधायक फूल सिंह जी वादा पूरा करने को तैयार। हम आपको उनका वादा दिखाएंगे। पहले ये देखिए, वादा तो विधायक फूल सिंह बरैया का था, लेकिन निभाया है उनके एक समर्थक ने। जी हाँ, ये है योगेश डंडोतिया। इन्होंने फूल सिंह बरैया के समर्थन में अपना मुंह काला कर लिया है। साथ ही अब फूल सिंह बरैया से अपील भी की है कि उनकी बात का सम्मान हो, इसलिए वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला न करें। अब सवाल है कि मुंह काला करने की बात आई कहां से? तो जान लीजिए कि चुनाव के दौरान फूल सिंह बरैया ने ही मुंह काला करने का वादा किया था। तब उन्होंने क्या कहा था, ये भी आप खुद सुनिए। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। चुनाव के दौरान वादे तो कई होते हैं, चुनाव बीतते ही वो सारी बातें आई गई हो जाती हैं। फिर इस पर बवाल क्यों हो रहा है, तो आप खुद सुनिए इसकी वजह। दलित में आप मिल जाएंगे रिजल्ट के बाद? अरे मैं तो रहूंगा ही, रिजल्ट के बाद मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मीडिया ढूंढेगी आप? मैं मीडिया ढूंढेगी, मीडिया के घर पे चला जाऊंगा, जहाँ कहेंगे वहाँ आ जाऊंगा। करने के लिए पहले से तैयार। बता दें कि एमपी चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद फूल सिंह बरैया ने आज राजभवन आकर अपना वादा पूरा करने की बात कही है। मतलब ये कि आज वो अपना मुंह काला करेंगे और इसके लिए उन्होंने दोपहर 2 बजे का वक्त दिया है। और चलिए अब बात करते हैं ज्ञानव्यापी मामले की, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला क्या होगा। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आएगा, क्या रिजल्ट निकलेगा और क्या हिंदू पक्ष को कभी नियमित पूजा करने की अनुमति मिलेगी भी या नहीं। ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। और यही वजह है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी से जुड़ी 5 ऐसी याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच एक साथ 5 याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इससे पहले मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने आगे की हियरिंग को 7 दिसंबर के लिए टाल दिया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलीलें देकर निचली अदालत के फैसले को रद्द किए जाने की अपील की गई। आज जिन 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वे के आदेश के खिलाफ हैं। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर 1991 के मुकदमे में परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाने की मांग की गई थी। ये मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसमें अब हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं। इस मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं।